हेलो दोस्तों। साल 1950 के बाद और करीब करीब 1960 के पहले एक अजीब सी घटना घटने लगी। इस पीरियड के बीच में ज़्यादातर औरतें जो प्रेग्नेंट हुई या तो मिसकैरेज का शिकार हुई या फिर जो बच्चे पैदा हो रहे थे उनमें अजीब सी विकृति या डिफॉर्मिटी देखी गई। यह विकृति ऐसी थी कि पैदा होने वाले बच्चों के शरीर के कई हिस्से डेवलप ही नहीं हो पाए। वैसे तो इससे बॉडी के कई पार्ट प्रभावित हुए, पर इन बॉडी के हिस्सों में जो मेन हिस्से थे वे हाथ और पैर थे। इन बच्चों के हाथ पैर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे, ये आड़े टेढ़े तो थे ही साथ काफ़ी छोटे थे। इस घटना के कारण न जाने कितने बच्चे मारे गए और 10,000 से ज़्यादा बच्चे विकलांग हो गए। इस सीवियर डिफॉर्मिटी को फोकोमेलिया कहा जाता है। सबसे बड़ी बात कि सभी लोग हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर डॉक्टरों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कई लोगों का मानना था कि इसकी वजह शराब भी हो सकती है और कई लोग अलग अलग कारणों को इसका जिम्मेदार बताने लगे। आगे जब और पड़ताल की गई तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई जिसने मेडिकल वर्ल्ड में भूचाल ला दिया, जिसने लगभग 46 देशों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और जिसे बिगेस्ट मैन मेड मेडिकल डिजास्टर एवर, जिसका मतलब है अब तक की सबसे बड़ी मानव निर्मित चिकित्सा आपदा कहा गया। तो क्या थी ये आपदा और क्यों हुई ये आपदा, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारे चैनल के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। It's most important that they check their medicine cabinet, that they do not take this drug. औरतें हर रोज की तरह रेगुलर प्रेगनेंसी चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती हैं। वह डॉक्टर को जी मतली या जिसे नौजिया कहते हैं के बारे में बताती हैं, और यह कोई नई बात नहीं है कि प्रेग्नेंट वुमेन को यह शिकायत रहती ही है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ डॉक्टर प्रेग्नेंट औरतों को जो दवा दे रहे थे उसका नाम था डिस्टावेल, और डिस्टावेल का जेनरिक नेम था थैलिडोमाइड। जी हाँ, थैलिडोमाइड ही वह दवा थी जिसके कारण दुनिया की सबसे बड़ी मेन मेड मेडिकल डिजास्टर जैसी घटना घटी। यह दवाई 46 अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से मार्केट में अवेलेबल थी, और सबसे बड़ी बात कि कुछ देशों में यह मॉर्निंग सिकनेस या गर्भवती औरतों को होने वाली उल्टी के लिए ओवर द काउंटर अवेलेबल थी। मतलब आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी इसको खरीद सकते थे। तो चलिए थैलिडोमाइड की थोड़ी हिस्ट्री भी देख लेते हैं, और कैसे, कब और कहाँ ये खोजी गई और कैसे यह दुनिया के लिए डिजास्टर साबित हुई, यह भी जान लेते हैं। जर्मनी 1953, सीवा नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कि बेसिकली एक स्विस मतलब स्विट्जरलैंड की कंपनी थी, इसी कंपनी ने थैलिडोमाइड को डेवलप किया था। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कंपनी ने आगे चलकर 1954 में मनचाहा रिजल्ट ना मिलने की वजह से इसे छोड़ दिया, इस पर काम करना बंद कर दिया। इसके पहले 1950 में थैलिडोमाइड को इस कंपनी ने ट्रैंक्विलाइज़र के रूप में सिंथेसिस करने का काम शुरू किया, और यह ट्रैंक्विलाइज़र एनिमल्स जानवरों के लिए बना रहे थे। जनरली एनिमल में यूज़ होने वाले ट्रैंक्विलाइज़र डॉक्टर तब देते हैं जब जानवर को प्रोसीजर के समय शांत करना हो, उनका एग्रेसिव कम करना हो। लेकिन सीबा कंपनी को इसमें असफल रही और इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं होती, अब शुरू होता है इम्पोर्टेंट खेल। जर्मनी में ही एक कंपनी थी जिसका नाम था केमी ग्रुएंथल। जब स्विस कंपनी सीबा ने थैलिडोमाइड पर काम करना छोड़ दिया, तब ग्रुएंथल कंपनी ने आगे थैलिडोमाइड पर काम करना जारी रखा। 1956 के आते आते ग्रुएंथल ने थैलिडोमाइड को जर्मनी के मार्केट में उतार दिया। यह जर्मनी में बिना डॉक्टर की सलाह के ओवर द काउंटर दवाई के रूप में बेचने लगे। तो ग्रुएंथल कंपनी ने प्रेगनेंसी पर पड़ने वाले साइड इफ़ेक्ट को बिना जांचे ही यह प्रचार किया कि यह माँ और बच्चे दोनों के लिए सेफ है।
इस दवाई को कंपनी ने एक तरह से रामबाण की तरह प्रचार किया और ये दावा किया कि यह नींद न आना, प्रेगनेंसी में होने वाली उल्टी, नौजिया, कोल्ड और फ्लू या बुखार में भी काम करती है। देखते ही देखते 14 फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो अलग अलग देशों की थी ग्रुएंथल के लाइसेंस पर थैलिडोमाइड को बनाने लगी और दुनिया भर के मार्केट में बेचने लगी। अप्रोक्स 46 कंट्री को इन कंपनियों ने कवर कर लिया था, जहां यह दवा 37 अलग अलग नामों से मार्केट में मिलती थी। इनमें से कुछ के नाम थे जैसे कॉन्टेरगन, डिस्टेवल, टेंसिवल, वेलगरेन एंड एस्मावल। इस तरह थैलिडोमाइड ने 46 से ज़्यादा देशों के 10,000 से ज़्यादा बच्चों को अपना निशाना बनाया था। सिर्फ यूके में ही लगभग 2,000 से ज़्यादा बच्चे प्रभावित हुए थे। जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक में थैलिडोमाइड ने अपना कहर बरपाया था। पर यहाँ एक अच्छी बात देखने को भी मिलती है कि अमेरिका में लगभग 17 17 बच्चे ही इससे प्रभावित होते हैं। कहाँ 1000 और कहाँ 17 बच्चे, लेकिन एक बच्चे की जान की कोई कीमत नहीं हो सकती है। खैर, लेकिन यह आंकड़ा हजारों में हो सकता था, पर इसे रोकने के पीछे मजबूत यूएस FDA का इम्पोर्टेंट रोल था। तो क्या रोल था, कैसा रोल था, इसे समझते हैं। अमेरिका 1960। दुनिया भर में थैलिडोमाइड को चमत्कारी दवा के रूप में प्रचार किया गया, जिसके कारण अमेरिका पर भई इस दवा को अपने यहाँ मार्केट में अवेलेबल कराने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। साथ में यह बात भी फैल चुकी थी कि यह दवा सेफ है और जर्मनी में यह डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ओवर द काउंटर मार्केट में अवेलेबल है। पर यहाँ पर एंट्री होती है एक हीरो की। हीरो नहीं, यह हीरोइन थी, जिसने अमेरिका की पॉपुलेशन को थैलिडोमाइड के कहर से बचाया। इनका नाम था फ्रांस कैथलीन ओल्थम केल्सी। केल्सी डॉक्टर और फार्माकोलॉजिस्ट थी जो FDA ऑफिस इंचार्ज थी। वे अप्रूवल के लिए कंपनियों से आने वाले एप्लीकेशन को रिव्यू करती थी। थैलिडोमाइड का एप्लीकेशन जब US FDA के पास आया, तब केल्सी ने इसके डाटा को रिव्यू किया और जो डाटा सबमिट किया गया था उस डाटा से सेटिस्फाई नहीं हुई। उन्हें लगा कि थैलिडोमाइड की जो साइंटिफिक स्टडी है वह सफिशिएंट नहीं है और इसका सेफ्टी डेटा भी लापरवाही के साथ प्रेजेंट किया गया है। केल्सी का यह पहला केस था। वह इस फील्ड में नई थी। ग्रुएंथल कंपनी और रिचर्डसन मेरिल फार्मास्यूटिकल अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को लगा था कि प्रेशर में आकर वह इसे अप्रूव कर देंगी, पर केल्सी ने थैलिडोमाइड को US मार्केट के लिए रोक रखा, जबकि कई देशों ने इसे अपने यहाँ मंजूरी दे दिया था। इस तरह केल्सी ने अपने काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हुए कई अमेरिकन बच्चों की जान बचाई। इसके बावजूद ग्रुएंथल कंपनी और अमेरिका में उसकी पार्टनर कंपनी ने क्लिनिकल ट्रायल के नाम पर 2.5 मिलियन टैबलेट को 1000 डॉक्टरों में बांट दिया। इन डॉक्टरों के जरिए लगभग ये 20,000 मरीजों तक पहुंच गई और इन मरीजों में कई प्रेग्नेंट औरतें भी थी। यही वजह थी कि अमेरिका में यह दवा अप्रूव नहीं होने के बाद भी 17 बच्चे इसकी चपेट में आए, लेकिन यह और भी ज़्यादा हो सकती थी। हजारों में बच्चे इससे प्रभावित हो सकते थे, पर डॉक्टर केल्सी ने यहाँ जो अपने काम के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई वो काबिले तारीफ है। रिचर्डसन मेरिल फार्मास्यूटिकल अमेरिका में ग्रुएंथल की सहयोगी कंपनी थी और इसका FDA के ऊपर बहुत प्रेशर था। इस दबाव के बावजूद डॉक्टर केल्सी ने थैलिडोमाइड के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। केल्सी को फाइनली राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी ने 1962 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके पहले 1960 के आसपास कुछ डॉक्टर जैसे डॉक्टर अलेक्जेंडर लेस्ली फ्लोरेंस पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल थे जिन्होंने थैलिडोमाइड की सेफ्टी को लेकर सवाल उठाया। यह सवाल उन्होंने उनके द्वारा ट्रीटमेंट किए गए पेशेंट पर हो रहे दुष्प्रभावों के आधार पर उठाया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर, जिनका नाम डॉक्टर विलियम मैकब्राइड था, जो कभी इस दवा को पॉपुलराइज्ड कर रहे थे, उन्होंने भी यह देखा कि 5 में से 1 केस जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन ने थैलिडोमाइड लिया
उसमें बर्थ एबनॉर्मेलिटी पाई गई। इधर 1961 में जर्मनी के एक पेडिट्रिशियन डॉक्टर विडोकाइन लेंज ने भी प्रेगनेंसी के दौरान थैलिडोमाइड लेने वाली औरतों के बच्चों में हो रहे बर्थ डिफेक्ट के लिए संदेह किया। इसके बाद उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया और जो भी नतीजे थे ये सब ग्रोएंथल कंपनी को भेजा। इस तरह लगातार ग्रोएंथल कंपनी और डॉक्टर लेंज के बीच 10 दिन तक आर्गुमेंट चली। फाइनली जर्मनी में जन्मजात असामान्यताओं में इस तरह की बढ़त के संबंध में एक संघीय जांच के बाद केमी ग्रोएंथल ने 26 नवंबर 1961 को थैलिडोमाइड का नेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दिया। यूके में डिस्ट्रीब्यूटर ने 2 दिसंबर 1961 को इसे फॉलो करते हुए अपने यहाँ भी इस दवाई पर रोक लगा दी। 1962 तक थैलिडोमाइड को उन अधिकांश देशों में बैन कर दिया गया था जहां इसे बेचा गया था। 1 अगस्त 1962 अमेरिका में खुद राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को एक चेतावनी जारी करना पड़ा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इस देश की हर महिला को पता होना चाहिए कि यह सबसे महत्वपूर्ण है कि वे अपनी दवा कैबिनेट की जांच करें और यह दवा ना लें। इस तरह यह दवा पूरी दुनिया भर में बैन कर दी गई। तो क्या यह दवा पूरी तरह से बैन हो गई या आज भी इस्तेमाल हो रहा है? तो इसका जवाब है कि यह दवा आज भी इस्तेमाल में लाई जाती है। थैलिडोमाइड आज भी कई बीमारियों के लिए फर्स्ट लाइन मेडिसिन है और यह कैंसर और स्किन डिसऑर्डर में उपयोग में लाई जाती है, पर यह आज खुलेआम बेची नहीं जाती। यह डॉक्टर की निगरानी में ही दी जाती है और प्रेग्नेंट वुमेन के उपयोग के लिए रोक लगा दी गई है। थैलिडोमाइड डिजास्टर से दुनिया ने क्या सीखा? थैलिडोमाइड डिजास्टर का दवाइयों के रेगुलेशन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। दवाइयों की टेस्टिंग और कंपनियों को लाइसेंस देने के लिए कड़े नियम बनाए गए। यूएस के ड्रग एक्ट में कैफुअर हैरिस अमेंडमेंट लाया गया। हर देश ने अपने अपने देश के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए। थैलिडोमाइड डिजास्टर की चपेट में आए बच्चों में से कई आज भी जिंदा है और कुछ तो आज बहुत फेमस भी हो चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे। इनमें एक नाम है मर्सिडीज बेनेगबी का। मर्सिडीज बेनेगबी दोनों हाथों में फोकोमेलिया के साथ पैदा हुई। मर्सिडीज बेनेगबी ने थैलिडोमाइड से प्रभावित कनाडाई लोगों के लिए अपनी सरकार से मुआवजे के लिए सफल अभियान भी चलाया। दूसरा नाम है मैट फ्रेजर का। दोनों हाथों में फोकोमेलिया के साथ पैदा हुए मैट फ्रेजर एक अंग्रेजी रॉक म्यूजिशियन, एक्टर, राइटर और परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हैं। इन्होंने 2002 में एक टेलीविज़न डॉक्यूमेंट्री बॉर्न फ्रीक को प्रोड्यूस किया है। और तीसरा नाम है निको वैन ग्लेसो। थैलिडोमाइड से बचे निको वैन ग्लेसो ने दवा से प्रभावित 12 लोगों के जीवन पर आधारित नो बॉडीज परफेक्ट नाम की एक डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस की। इसे 2008 में रिलीज़ किया गया था। इन सब बातों को जानकर आप समझ गए होंगे कि जो दवाइयाँ हमारी जान बचाती हैं वो कई बार थैलिडोमाइड जैसी कंडीशन भी ला सकती है। इसलिए दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही ली जाना सही होती है। अगर दवा लेने के बाद ऐसे इफ़ेक्ट मिल रहे हैं जो आपकी बीमारी को और बढ़ा रहे हैं या कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो आप इन दुष्प्रभावों को तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं। हमने इन्हीं दुष्प्रभावों से संबंधित टॉपिक फार्माकोविजिलेंस के ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसे भी आप देखें ताकि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट और इनकी रिपोर्टिंग कहाँ करना है इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।